इस वीडियो में हम 3 एडिक्शन पे आधारित फिल्मों के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली ड्रग एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन ब्रॉडर सेंस में तो बहुत कुछ का हो सकता है और होता भी है, चाहे फिर वो किसी इंसान का हो, किसी चीज़ का हो, किसी तरह के काम का हो या फिर कोई ख्याल ही क्यों ना हो। कोई भी चीज़ हमें अटका सकती है, लूप में डाल सकती है। लेकिन अक्सर जो एडिक्शन पैथोलॉजिकल होता है, जो हमें डिसफंक्शनल बनाता है सोशल कॉन्टेक्स्ट में, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पे दिखता है, अक्सर बस हम इन्हीं एडिक्शंस पे ही चर्चा करते हैं। ये 3 फिल्म भी ऐसी एडिक्शंस पे, सब्सटेंस एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन। इन फिल्मों में कोई एडिक्शन का उपचार नहीं है। अगर एडिक्शन 4 फिल्म देखने से ही ठीक हो जाती तो इतनी पीड़ा होती ही नहीं, इतना पछतावा होता ही नहीं उन्हें जो इस चीज़ से गुजरते हैं। एडिक्शन तो आपको आपके आचरण से जकड़ा होता है, आपको समझ में भी आएगा कि ये गलत है, आपके जान के लिए खतरनाक है, आपके अगल बगल के लोगों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी जब इच्छा जगती है तो ये समझ काम नहीं आती है। इसीलिए कुछ चीज़ों का एडिक्शन वन वे ट्रिप होता है। जाने के लिए द्वार सदा के लिए खुले होते हैं, जितनी दूर जाना चाहो वहाँ तक के लिए रास्ता होता है, लेकिन वापस मुड़ना कठिन है। आप वापस आ भी गए तो आपके लिए ज़िंदगी फीका हो जाती है, आपसे वो चीज़ छूटती नहीं है, आपने छोड़ा होता है। हम कहते हैं उसे सोबर है, लेकिन हम होते निर्भर सिर्फ अपने विल पावर पे हैं, सेल्फ कंट्रोल पे। और ऐसी ज़िंदगी का क्या ही मज़ा जहाँ आपको हर दिन खुद से ही ज़ोर ज़बरदस्ती करना पड़े, आपको अपनी ही पहरेदारी पे लगना पड़े पल पल। इन 3 फिल्मों में हमें अलग अलग स्थिति देखने को मिलती है एक ही समस्या की, और कभी कभी एक ही स्थिति दिखती है अलग अलग लोगों की। हमें पर्सपेक्टिव मिलता है एक एडिक्ट के अगल बगल चल रहे ज़िंदगी का, बाकी लोगों के लिए वो कैसा दिखता है और वो खुद अपने आप को कैसे देखता है, उसके व्यक्तिगत ज़िंदगी का सच, द टेस्टिमनीज ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो पहली फिल्म है द बास्केटबॉल डायरीज। इस फिल्म की 2 खासियत है। एक तो ये काफ़ी रिलेवेंट है क्योंकि ये स्कूल लाइफ पे बेस्ड है, और दूसरा कि इसमें डिकैप्रियो है, वो भी यंग। टाइटैनिक के कारण जब भी डिकैप्रियो की इस एज की पिक्चर्स दिखती है तो बस रोमांटिक वाइब्स ही आता है, लेकिन बास्केटबॉल डायरीज एकदम अलग कैरेक्टर पे है और उतनी अच्छी एक्टिंग भी। इनफैक्ट डिकैप्रियो के करियर का ये पहला लीड रोल था। ये टाइटैनिक से भी पहले की फिल्म है। जिम, जो डिकैप्रियो का कैरेक्टर होता है, वो कैथलिक स्कूल में पढ़ता है, जो एक बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर भी होता है। वो अपने स्कूल बास्केटबॉल टीम में खेलता है बाकी दोस्तों के साथ, और ये लोग अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन उसके बाकी दोस्त भी उसके ही जैसे होते हैं, बदमाश, गली कुच्चे पे हुड़दंग करना, छोटे मोटे अपराध करना, नशे करना, और धीरे धीरे चीज़ें बद से बदतर होती जाती है। जब जिम के बेस्ट फ्रेंड का डेथ होता है तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है, और तब वो हेरोइन यूज़ करना शुरू करता है। फिर तो जैसे वहीं से उसकी लाइफ डाउनवर्ड स्पायरल में चल जाती है। उसके बास्केटबॉल का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है और उसे टीम से निकलना पड़ता है, और स्कूल से भी। जिम की माँ अकेली होती है, जो कोशिश तो पूरा करती है लेकिन जिम को संभाल नहीं पाती है। एडिक्शन से बचाना किसी को मुमकिन नहीं है जब तक कि वो खुद ना बचना चाहे। आपका केयर उसे इंटरफेरेंस लगेगा, आपका मदद करना भी उसे उसके खिलाफ ही लगेगा, क्योंकि एडिक्ट का एक ही प्रायोरिटी रह जाता है, अगला हाई उसे कहाँ से मिलेगा। और कुछ कुछ चीज़ों का लत ऐसा होता है जिसे पालने के लिए भी अच्छे पैसे चाहिए होते हैं। हेरोइन एडिक्शन ऐसा ही होता है, और पैसे की किल्लत पड़ने पे एक एडिक्ट कुछ भी कर सकता है, चोरी, छीना झपटी, कुछ नहीं पता चलता। जिम तो प्रोस्टिट्यूशन तक उतर जाता है पैसे के लिए। एक टाइम वो अपना भविष्य बास्केटबॉल में देखता था, और वो एक अच्छा खिलाड़ी भी था, लेकिन इन चीज़ों का जुनून कब का उतर गया होता है। हम जो भी कुछ करना चाहते हैं उससे पाने में हमारी आदतें या तो हमारा सहयोग देती है, या फिर उस चीज़ से हमें दूर करती है, या तो जोड़ती है या घटाती है। लेकिन कुछ चीज़ों का आदत हो जाना अपनी ज़िंदगी में तो जैसे जोड़ना या घटाना नहीं है, बल्कि गुने करना है, वो भी 0 से। कुल मिला के 0, सब चीज़ खत्म। हेरोइन, कोकेन और भी इस तरह के सब्सटेंस के एडिक्ट बनने का मतलब ही यही है। जिम के साथ भी यही होता है। चाहे आप कितने ही प्रतिभाशाली हो, चाइल्ड प्रोडिजी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ऐसे ड्रग्स के एडिक्शन में आए तो फिर और कुछ मायने नहीं रखेगा। यह आपके प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आ ही जाएगा। अगर यही सिर्फ ना हो, आपके सपने, आपकी प्रतिभा, आपके रिश्ते, ये सारे खत्म होने लगती हैं। लेकिन सौभाग्य से जिम को लिखने का भी शौक होता है, और वो अपने अगल बगल की ज़िंदगी को हमेशा से डॉक्यूमेंट करता है। जब वो ड्रग फेज़ में होता है तभी वो इन चीज़ों के बारे में लिखता रहता है, जो बाद में द बास्केटबॉल डायरीज के नाम से पब्लिश हुई। और ये फिल्म इसी किताब पे बेस्ड है। ये एक सच्ची कहानी है। दूसरी फिल्म है ब्यूटीफुल बॉय। यह फिल्म भी बास्केटबॉल डायरीज जैसे किताब पे बनाई गई है और सच्ची घटनाओं पे आधारित है। लेकिन ये एक किताब पे नहीं बल्कि 2 किताबों पे आधारित है। एक फादर के पर्सपेक्टिव से जिनका बेटा एडिक्ट होता है, और दूसरा एडिक्ट के पर्सपेक्टिव से जो उनका बेटा होता है। इस मूवी में बास्केटबॉल डायरीज जैसे दर्दनाक सीन्स नहीं है, और कंपैरेटिवली ये सिंपल, शांत और स्लो फिल्म भी है। एडिक्शन से ज़्यादा हम एडिक्शन से प्रभावित परिवार को देखते हैं।
सिर्फ एडिक्ट होना ही नहीं, किसी एडिक्ट का पेरेंट्स होना भी काफ़ी कठिन होता है। घंटों चिंता, बेचैनी, आपके पूरे कोशिश करने पर भी आप कुछ कर नहीं पाओगे। यू हैव टू मॉर्न द लिविंग। जैसे कर्ट कोबेन के किसी दोस्त ने कहा था कि आप जानते हो कि ये खराब है उसके लिए, ऐसा ही रहा तो अंत जान के साथ ही होगी और जल्द ही होगी, लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं पाते हो। जान का तो डर है ही, लेकिन और भी दिक्कतें आती है, खास करके रिश्तों में, ट्रस्ट इशूज़ का। एडिक्ट अपने को विश्वास करने लायक छोड़ता नहीं है, क्योंकि झूठ बोल के, छिपा के, धोखा दे के ही वो अब तक एडिक्शन को पाल के अंदर इतना बड़ा किया होता है। इनफैक्ट उसके किसी बात पे भरोसा करना ना समझिए, लेकिन कभी कभी शक जताना भी बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, खास करके किसी अपने पे। निक के डैड जब उस पर शक करते हैं, वो बोलता है कि वो सोबर है, लेकिन फिर भी श्योरिटी के लिए वो उसे टेस्ट के लिए झिझकते हुए बोलते हैं। ये बहुत ही हार्ड होता है एज ए पेरेंट्स अपने बेटे को कहना। I trust you. We just need to have some sort of proof. क्योंकि शक चाहे आप किसी पे किसी भी वजह से क्यों ना कर रहे हो, अगला चाहे सही में दोषी हो या ना हो, शक का सिर्फ हो जाना ही रिश्तों में दरार ला देता है। अगर सामने वाला ये जान ले कि उस पर शक किया जा रहा है और अगर गलती उसकी ही हो तो भी वो शक होना पसंद नहीं करेगा। शक हमारे अहंकार को अलग से चोट देती है। निक एक हम्बल बैकग्राउंड से होता है, मिडिल क्लास आप कह सकते हो। निक खुद भी होनहार रहता है, लेकिन फिर भी वो इस स्थिति में पहुंचा होता है। जब भी वो अपने डैड को देखता है तो उसे अपने प्रति निराशा ही दिखती है। Like you're special creation or something, and you don't like who I am now. Yeah? Who are you, Nick? This is me, Dad. Here, this is who I am. और शायद ये पूरे मध्यम वर्ग की ही समस्या है। हर पिता की अपेक्षाएं बच्चों तक फैल जाती है, और जब बच्चे उन चीज़ों पे खड़ा नहीं उतरते हैं तो बस निराशा ही हाथ लगती है। और ना भी हो तो बच्चों को तो यही लगता है। निक को अपने डैड में सिर्फ अपने लिए डिसअपॉइंटमेंट ही दिखता है, और उसके डैड को सिर्फ उसमें झूठ। और क्योंकि हम अकेले तो हैं नहीं यहाँ, हमसे जुड़े बहुत कोई हैं। हमें कुछ होता है तो बाकी को भी चिंता होती है, और चीज़ें गंभीर हो तो प्रभाव भी गहरा होता है। एक परिवार से फैल के ये दूसरे परिवार तक पहुँच जाता है। निक के डैड का डिवोर्स हो गया होता है, उन्होंने दूसरी शादी की होती है, उनका दूसरा परिवार होता है। और क्योंकि निक की कस्टडी उसके डैड ने ली होती है तो निक के पीछे भी उसके डैड को ही लगना पड़ता है। पहले तो ये सही रहता है, लेकिन बाद में ये उसके डैड के दूसरे परिवार के लिए समस्या बन जाती है और अनबन शुरू हो जाता है। I need you to stay. Well, hey, why don't you just relax and try to be reasonable? What? You be reasonable. I am being reasonable. और ये सिर्फ निक की ही कहानी नहीं है, या एडिक्शन ही एक ऐसा समस्या नहीं है। हाँ, यहाँ स्थिति निक के ही स्पेसिफिक है, लेकिन इसमें बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जो हम और आप अपनी ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। तीसरी फिल्म है रिक्वीम फॉर ए ड्रीम। बात सिर्फ ड्रग्स की ही नहीं है, हम लोग वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं जिससे अच्छा महसूस करने का हमारे अंदर रासायनिक बदलाव हो। ये बदलाव होता ही है कि उस चीज़ को हम फिर से करें, अपने आचरण में लाएं। फिर चाहे वो कोई नई चीज़ खरीद के हो, या किसी को कुछ जता के हो, या पद प्रतिष्ठा पा के हो। वी ऑल आर चेजिंग फील गुड हार्मोन्स, बस दिशाएं अलग अलग हैं। और हाथ बस लगना मज़ा ही है। बस अगर कुछ देर के लिए ही अच्छा महसूस होना है तो कोई क्यों पद प्रतिष्ठा के पीछे भागे और कार खरीदने के लिए पैसे कमाए, जहाँ एक दो टैबलेट से क्षण भर में उससे भी ज़्यादा अच्छा महसूस किया जा सकता है। कोई क्यों बास्केटबॉल में मेहनत करे और NBA का सपना देखे, जब उन सपनों के रस से कहीं ज़्यादा यूफोरिया एक इंजेक्शन लेके पाया जा सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि इतने लोग एडिक्टेड क्यों हैं, बल्कि ये है कि बाकी ने शुरू कैसे नहीं किया अब तक। समझना 15% को नहीं है जो डिप्रेस्ड है, बल्कि समझना में बाकी 85% को है जो डिप्रेस्ड नहीं है। उन्हें कहाँ मायने मिल गया ज़िंदगी में, उन्हें ऐसा क्या पुख्ता दिख गया अपने कल्पना में जो बाकी नहीं देख पा रहे हैं। रिक्वीम फॉर ए ड्रीम में हम देखते हैं कि इंसान किस हद तक जा सकता है हकीकत से भागने के लिए, और जितना हम आज से भागते हैं उतने ही हम आज में खोखले होते जाते हैं। और फिर इस खोखलेपन को भरने के लिए हम अत्यधिक कॉफ़ी पिए, या टीवी देखे, या स्क्रॉल करें, या हेरोइन ले। हम इस तरह से इन चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसके ना मिलने पर हमें खाली सा महसूस होता है। और खाली महसूस होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ पे निर्भर हो जाते हैं तो हम अपनी मालकियत खो देते हैं। डिपेंडेंट होने का मतलब है लूजिंग योर ओनरशिप। और जब ये चीज़ ड्रग्स के लिए होती है तो इसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है, भयावह। रिक्वीम फॉर ए ड्रीम काफ़ी डिस्टर्बिंग फिल्म है, लेकिन साथ में काफ़ी आर्टिस्टिक भी है। दिस फिल्म इज़ द एग्जीबिशन ऑफ द ट्रैम्प ऑफ एडिक्शन ओवर द ह्यूमन स्पिरिट। और जिस तरह से फिल्म को एडिट किया गया है, जिस तरह से इसे ड्रामेटाइज्ड किया गया, एक्सट्रीम क्लोजअप्स और क्लिस्ट्रोफोबिक फील, और साथ में इसका हिप्नोटाइजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे विजुअली हमें असॉल्ट कर रहा हो। इस फिल्म का प्रभाव इसके कहानी से ज़्यादा इसके विजुअल्स में है। इसकी तस्वीरें हमारे जहन में बहुत गहरा उतरती है। एडिक्शन आपको किस जहन्नम में ले जा सकता है यह आप देखते हो। इस फिल्म से सिर्फ डर ही नहीं, अगर जिम जैसे बिगड़ते बच्चे से देखे तो शायद उनकी अकल भी ठिकाने लग जाए।